ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधा अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बर्निंग इशू और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल इशू, क्योंकि जो टॉपिक ये अभी आपके सामने दिख रहा है ये इतना सिंपल है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि एक राष्ट्र के अंदर एक चुनाव करवाना और वहाँ पे भी क्या जनता कितनी हो, 142 करोड़, कितनी जनता, 142 करोड़, जो पूरे वर्ल्ड की कितना है 17% के आसपास है, जिसके अंदर कितने राज्य है, जिसके अंदर 28 राज्य है। कहाँ पे है, 28 राज्य है और एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक भाग भारत का, जहाँ पे इस तरह से एक राष्ट्र के अंदर एक चुनाव एक साथ करवाना कितना महत्वपूर्ण है, कितना है वो इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, और उसके लिए किस तरह के कदम हैं वो भारत को उठाने पड़ेंगे, या किस तरह से इसको धीरे धीरे करके अमली जामा है वो पहनाया जाएगा, किस तरह से इस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से इस कंसेप्ट को क्रियान्वित किया जाएगा, या ये एक तरह की सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बन रहा है, या ये एक तरह का सिर्फ बातें हो रही है, क्या ये सच में एक तरह का क्या है चुनाव सुधार है, या ये चुनाव सुधार नहीं है, एक किसी राजनीतिक पार्टी के प्रलोभन के द्वारा उत्पन्न ये कुछ नैरेटिव्स है वो डेवलप हो रहे हैं। इसको अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन कुछ उसकी जो अपना फॉर्मेटिंग होगी पढ़ने की वो एक तरह से फिक्स होगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे अपन कम से कम 10 से 15 घंटे तक बात कर सकते हैं, 10 से 15 घंटे तक अपन क्लास ले सकते हैं, लेकिन अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए और मैक्सिमम गेन को ध्यान में रखते हुए, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट के ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे, इसके कुछ टॉपिक्स है वो अपन ने डिसाइड कर लिए हैं कि इन टॉपिक्स के थ्रू है वो अपन पढ़ेंगे, जिससे कि अपन है वो पटरी पे भी रहें, अपन को क्या पढ़ना है उसके ऊपर रहें, उसके साथ साथ में अपन क्या करें, अपन है वो मेंस के हिसाब से, अपन है वो इंटरव्यू के हिसाब से, और अपन है वो जागरूकता के हिसाब से भी उसको पढ़ सकें, इसको समझ सकें और इसको अपने जीवन में उतार सकें। और अगर कोई पूछे, अपने घर वाले पूछे, या अपने आस पड़ोस के पड़ोसी पूछे, या अपने साथी पूछे, तो उनको इस तरह से बताना कि अच्छा इस लगता है कि इन्होंने पढ़ाई की है, लगता है कि ये तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से आपको उनको बताना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो इस तरह की समस्याएं आ सकती है, इस तरह से चुनौतियां आ सकती है, लेकिन इसकी आवश्यकता भी है। अगर आवश्यकता नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर इस तरह के संविधान, इस तरह के प्रोविजन लागू होते हैं तो क्या ये जो भारत का वर्तमान सिस्टम है, जो संविधान हमारा बना हुआ है, वो क्या पर्याप्त है? क्या वो संविधान आज की जो डिमांड है, आज की जो रिक्वायरमेंट है, उनके अनुसार इच्छा की पूर्ति कर रहा है, या भारत के अंदर जिस तरह से आवश्यकता है, किसकी गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है, या मिनिमम गवर्नेंस, या मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, एमजी क्या है, एमजी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम GOVERNANCE। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को स्ट्रक्चर पे कम ध्यान देना है। किस पे कम देना है? स्ट्रक्चर पे कम ध्यान देना है, और अपने को फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होती है सोशियोलॉजी के अंदर,
या पबेड के अंदर या अपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तीनों के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होती है। वहाँ पे क्या होता है कि एक तो स्ट्रक्चर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अपने को क्या करना है, अपने को है वो फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने को स्कीम को लागू करने में ज़्यादा ध्यान देता है, अपने को इम्प्लीमेंट में ध्यान देना है, अपने को क्रियान्विति पे ज़्यादा ध्यान देना है, बजाय कि अपने संगठन के ऊपर संसद कैसा होना चाहिए, संसद के अंदर कितने सीटें होने चाहिए, राज्यसभा कैसा होना चाहिए, राज्यसभा की सीटें कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने चाहिए। इस तरह की जो स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बजाय अपने को क्या करना है, अपने को ध्यान देना है किसके ऊपर, अपने को ध्यान देना है गवर्नेंस के ऊपर, अपने को ध्यान देना है प्रोसेस के ऊपर, अपने को ध्यान देना है एम के ऊपर, अपने को ध्यान देना है एम्बिशन के ऊपर, अपने को ध्यान देना है फीडबैक के ऊपर, अपने को ध्यान देना है जनता की डिमांड के ऊपर, अपने को ध्यान देना है जनता की सुविधाओं के ऊपर, न कि ऑर्गेनाइजेशन की सुविधाएं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है। ये एक कंसेप्ट होता है मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, जहाँ पे आप है क्या करते हो, आप सपोर्ट किसको करते हो, आप सपोर्ट करते हो फंक्शन को, आप सपोर्ट करते हो व्यवहार को, आप सपोर्ट करते हो किसको, कार्य को। ये एक ऐसा ही फंक्शन है जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला आदमी, जिसकी नीति खराब हो, जिसकी अप्रोच है वो ऐसी हो कि जब उसको मौका मिले किसका, जब उसको मौका मिले कि जनता की सेवा कैसे करनी है, जब उसको मौका मिला पैसा खर्च करने का, तो वो वेल ड्रेस्ड आदमी, बूट शूट लगाए हुए वाइट कॉलर आदमी है, वो क्या करें, वो करप्शन करें, वो वहाँ पे पब्लिक एक्सचेकर को क्या करें, पब्लिक एक्सचेकर को वहाँ पे नुकसान पहुँचाए। ऐसा आदमी है वो क्या है, स्ट्रक्चरली तो वो सही है लेकिन फंक्शनली वो सही नहीं है। अपने को क्या करना है, अपना जो गवर्नमेंट का जो व्यवहार है उसको इम्प्रूव करना है, उनकी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करना है। और इसी के ऊपर ये सारा जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन है, वो घूम रहा है। यहाँ पे अपन पहले देखेंगे पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे लाभ और चुनौतियां। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो उसके क्या लाभ होंगे या उसके फायदे क्या होंगे, उसके सकारात्मक प्रभाव अपन देखेंगे कि सकारात्मक प्रभाव है वो क्या हो सकते हैं, और फिर अपन देखेंगे उसके ऊपर जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस उनके हैं, वो भी अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। फिर अपन वहाँ पे कुछ कानूनी चिंताएं हैं, लीगल कंसर्न्स है वो देखेंगे। क्या देखेंगे, लीगल कंसर्न्स है वो अपन देखेंगे। फिर है वो अपन देखेंगे कि फ्यूचर जो इसका है वो कैसे होगा, फ्यूचर देखेंगे। और फिर अपन में लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन। क्या देखेंगे, कंक्लूजन। और इसी टेबल से है वो अपन चलेंगे जिससे कि अपना क्या हो, अपना जल्दी जल्दी सिलेबस हो, अपना जल्दी जल्दी क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और अपन मेंस के लिए है वो क्वेश्चन तैयार कर सकें। पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है, पृष्ठभूमि ये रही है, सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन ONOE पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामी लोग, अपने क्षेत्रों के लोग, चाहे अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, गुलाम नबी आज़ाद जी हो, या अपने संजय कोठारी हो, हरीश साल्वे हो, इस तरह के बड़े बड़े आदमी, चाहे अपने मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लगभग 8 आदमी की ये कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी को काम सौंपा गया कि आप क्या करोगे, आप करोगे ये कंसर्न करोगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर लागू किया जाता है तो किस तरह की समस्याएं आएगी, और समस्याओं के साथ साथ में कौन कौन से लीगल कंसर्न, लीगल चुनौतियां हैं वो आएगी। इसके साथ साथ में और क्या होगा, इसके साथ साथ में जो अपना संविधान है क्या इस तरह से अलाउ करता है या नहीं करता है। इस कमेटी की रिकमेंडेशन है वो आप अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर क्या है, इसका जो
कमेटी की रिकमेंडेशन है उसमें क्या था, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से परामर्श किया। इसने क्या किया, जितने भी नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे कंसर्न किया। फिर क्या किया, आम लोगों व न्यायविदों के विचार आमंत्रित किए। इस कमेटी ने है वो जनमत भी लिया, जनता की राय भी जानी कि अगर इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन अपन कंडक्ट करवाते हैं तो है कि इससे बेनिफिट और नुकसान क्या हो सकते हैं। फिर इन्होंने न्यायविदों से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट्स है, उनसे भी राय ली कि कहीं न कहीं किसी तरह की लीगल समस्याएं नहीं हो जाएगी, क्योंकि लीगल समस्याएं इससे होने वाली है, आगे अपन पढ़ेंगे। फिर 5 वर्ष पर सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ साथ संपन्न होंगे, ऐसी कल्पना की गई है। इसमें यह भी कल्पना की गई है कि आने वाले समय के अंदर क्या होगा, आने वाले समय के अंदर है वो 5 साल के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन क्या होंगे, साथ में होंगे। ये इस इलेक्शन कमीशन की जो भारत सरकार की जो कमेटी बनी हुई है वन नेशन वन इलेक्शन, रामनाथ कोविंद साहब के नेतृत्व में, जहां पे 8 मेंबर की सदस्य के साथ में ये कमेटी बनाई गई थी। ये 8 मेंबर आप याद भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रखें तो 1 2 4 5 आप नाम याद रख लें। और इसके साथ में इनसे क्या किया गया, राष्ट्रीय और राज्य जो राजनीतिक दल है उनसे परामर्श किया, फिर उन्होंने जनता से किया, फिर उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से किया, और फिर ये बताया कि 5 साल के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो एक साथ में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, अगर होते हैं तो क्या समस्या है, नहीं होते हैं तो क्या समस्याएं हैं। अब अपन पढ़ते हैं लाभ या इसके सकारात्मक या इसके पॉजिटिव्स। क्या पढ़ते हैं, इसके सकारात्मक या इसके पॉजिटिव या इसके बेनिफिट्स। अपन इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट है वो अपने हिंदी में है, क्योंकि अपनी जो बुक आएगी वो हिंदी के अंदर आएगी, और इसके बाद में हम ट्राई करेंगे कि आपकी बुक है वो इंग्लिश में भी आए, जिससे कि इंग्लिश की जो ऑडियंस है, इंग्लिश की जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक साबित होगी। और आप इसको ध्यान में रखें कि ये जो अपनी बुक आ रही है, ये बुक पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड होगी, और आपके मेंस के जितने भी कंसेप्ट्स है वो उस बुक से क्लियर भी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में आपकी जो आंसर राइटिंग है उसके लिए भी क्वेश्चंस अभी से ऐड किए जा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकें, उस थ्योरी पार्ट को पढ़ें, फिर उसको रिवाइज एज ए क्वेश्चन करेंगे, तो आपके माइंड के अंदर है वो इम्प्रिंट हो जाएगा कि अच्छा इस तरह से है वो आप आंसर को लिख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह से उसकी आंसर की जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे किस तरह के सकारात्मक उसका इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। अपन सीधा है वो वहाँ पे आते हैं, पृष्ठभूमि अपन ने तैयार कर दी, इसके बाद में अपने बेनिफिट सकारात्मक आते हैं। पहला सकारात्मक इसका है कि शासन विकर्षणों को कम करना। शासन के अंदर जितने भी समस्याएं आ रही है, जो शासन को क्या कर रहे हैं, विकर्षण कर रहे हैं। विकर्षण का मतलब है कि जो शासन के प्रति लोगों की भावना है वो जो कम हो रही है, या वो भावना जो शासन के लिए खतरनाक या उसकी जो मर्यादा या उसकी जो डिग्निटी है उसको कम कर रही है, इनको ये कम करेंगे। क्योंकि जब है वो इलेक्शन एक ही टाइम होंगे या वो इलेक्शन एक ही समय हो जाएंगे सबके साथ साथ में, तो 5 साल में उनको क्या मौका मिलेगा, वो जनता को अपनी सर्विस देने के लिए, और जनता की सर्विस के लिए है वो पूरा मौका मिलेगा। प्रशासन एक्टिवली किसके लिए काम करेगा, प्रशासन एक्टिवली जनता के लिए काम करेगा। दूसरा अपना है आदर्श आचार संहिता का प्रभाव। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदर्श आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अभी अपन ने एक रिसर्च किया है कि भारत के अंदर लगभग 5 साल के अंदर लगभग 2.5 साल क्या होते रहते हैं, 2.5 साल
क्या होता है, 2 महीने, 2 साल और 6 महीने क्या होते रहते हैं, इलेक्शन के कारण आचार संहिता लगी रहती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगा रहता है। कम से कम कितना, 2.5 साल किसी न किसी तरीके से भारत के अंदर, भारत का जो टेरिटरी है उसके ऊपर क्या लगा रहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। चाहे स्थानीय इलेक्शन हो जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं, चाहे स्टेट के इलेक्शन हो जहाँ पे किसके इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे है वो अपने इलेक्शन होते हैं एमएलए के, और एमएलसी जहाँ पे होती है, फिर अपने इलेक्शन आ जाते हैं किसके, लोकसभा के वो इलेक्शन आ जाते हैं। तो इस तरह से आदर्श आचार संहिता का जो प्रभाव है उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण है वो बहुत सारी समस्याएं आ रही है। और वो उसमें से एक समस्या यहाँ पे ये भी हो सकती है, शासन विकर्षण, जहाँ पे शासन के प्रति लोगों का विश्वास है वो कम हो रहा है। आदर्श आचार संहिता लगने के कारण क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा शब्द इंग्लिश का है, पॉलिसी पैरालिसिस। क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस। इसको आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस। इस शब्द के द्वारा क्या होता है कि पॉलिसी जब लागू होती है तो उसके लिए एक समय चाहिए होता है, लेकिन जब ये आचार संहिता लगती है तो इस तरह की पॉलिसियां हैं वो काम करनी बंद कर देती है। या पॉलिसी फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर है वो इलेक्शन है और पॉलिसी एक बनाई जा रही है कि हम आने वाले एक वर्ष के अंदर है वो क्या करेंगे, हम राजस्थान पूरे भारत के अंदर है वो पीडीएस सिस्टम इस तरह से लागू करेंगे कि सभी लोगों के पास में पीडीएस सिस्टम पहुंच जाए, सभी लोगों के पास न्यूट्रिशन किट पहुंच जाए, सभी लोगों के जो बच्चे हैं उनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए। और इस तरह का अपन कोई लॉन्च करते हैं, वो जो एक तरह से युद्ध स्तर पे है वो अपन लॉन्च कर सकते हैं। और उसी वक्त क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर है वो इलेक्शन की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग गई और वो पॉलिसी क्या हो गई, वहाँ पे फ्लॉप हो गई। वो पॉलिसी है वो पैरालिसिस हो गई, क्योंकि वो पॉलिसी राजस्थान के अंदर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण हो सकता है वहाँ पे वोटिंग बिहेवियर प्रभावित हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की जो स्कीम्स होती है उसको क्या नहीं कर सकता, उसको है वो लागू नहीं कर सकते। और इसी को बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। ये पॉलिसी पैरालिसिस, अगर मॉडल आचार संहिता कम हो जाएगी तो पॉलिसी पैरालिसिस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए एक और शब्द है, वो है पॉलिटिकल प्रोप्लिकेसी। क्या है, पॉलिटिकल प्रोप्लिकेसी। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक अपव्ययता, इसको हिंदी में बोल सकते हैं राजनीतिक अपव्ययता। इसमें क्या होता है कि जब जब इलेक्शन आता है तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट की जो एक्सचेकर है, पब्लिक एक्सचेकर, भारत की संचित निधि है, वहां से बहुत सारी स्कीम्स और बजट के द्वारा वो लोग क्या करते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा फंड, बहुत ज़्यादा बजट, बहुत ज़्यादा क्या है पैकेज है वो उसको दे देते हैं, जिस स्टेट के अंदर हो या लोकसभा के अंदर हो, या ये समझ में आए कि वहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वहाँ पे इस तरह के इलेक्शन हो रहे हो, तो उस सिटी को वो क्या करते हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल कर सकते हैं और वहाँ पे इस तरह का पैकेज लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि लोगों का बिहेवियर हो प्रभावित हो और एक तरह से पब्लिक एक्सचेकर को है नुकसान हो। लेकिन जब आदर्श आचार संहिता कम लगेगी, इलेक्शन है वो बार बार नहीं होंगे, तो क्या होगा, किस तरह की जो पॉलिटिकल प्रोफिगेसी है वो कम होगी। और पॉलिटिकल प्रोफिगेसी कम होगी तो क्या होगा, कोई जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका उपयोग कैसे होगा, उसका उपयोग है वो तार्किक रूप से बेनिफिशियरी को टारगेटेड करके होगा। और इस तरह की पॉलिटिकल प्रोफिगेसी है वो स्पेशली है वो, मैं यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट है उसका भी पर्पज होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। एज ए टीचर ये मेरा कंसर्न है या ये मेरा कर्तव्य है कि आपको इस तरह की कोई भी अनैतिक काम अगर पॉलिटिकल पार्टी या सरकारें करती है तो उसके प्रति अवेयर करवाना, ये एज ए टीचर मेरी ड्यूटी है।
मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रहा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जब उसका लास्ट साल इलेक्शन का होता है तो वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स है वो क्या की जाती है, लागू की जाती है। आपके लिए है वो, आपकी बहनों के लिए है वो, हर घर है वो राखी भिजवा दी जाएगी, वो भी किसके पैसे से, सरकार के पैसे से। अगर कहाँ कहीं पे लोग पर्यावरणीय या एनवायरमेंटली ज़्यादा जागरूक है तो वहाँ पे क्या कर दिया जाएंगे, वहाँ पे पौधों की है वो एक पूरे पौधे ही पौधे लगा दिए जाएंगे। उसको पानी पिलाना या उसको बड़े करना, उसका सुरक्षा करना, उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या कर दिए जाएंगे, 1 करोड़ पौधे है वो लगा देंगे। उसके ऊपर जो पौधे के ऊपर खर्चा आया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, उसको लगाने का जो खर्चा आया, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करेंगे। हम है वो अपनी ब्रांड को इस्टेब्लिश करेंगे कि हाँ हम है वो पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। या हम इस तरह की स्कीम्स लाएंगे, जैसे कि बहुत सारी पेंशन स्कीम्स ले आएंगे, स्कूलों के अंदर इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ स्कीम्स ले आएंगे जिससे कि लोग है वो अवेयर हों, लोग है वो क्या करें, वोट ज़्यादा से ज़्यादा दें। हम हैं वो क्या करेंगे, सबको 2 महीने पहले सब जितने भी किसी सिम का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या करेंगे, हम रिचार्ज करवा देंगे। पॉलिटिकल पार्टी रिचार्ज अगर करवा देती है तो वो क्या होगा, वो होगा पॉलिटिकल प्रोफिगेसी। और जब इस तरह के इलेक्शन का साइकिल बार बार नहीं चलेगा तो ये पॉलिटिकल जो प्रोफिगेसी है, जो राजनीतिक अपव्ययता है, वो क्या हो जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ है वो कब होगी, वो होगी तो भी कब होगी, वो होगी लास्ट के 6 महीने में, 5 साल के 6 महीने में। लेकिन यहाँ पे चाहे पंचायत के इलेक्शन आए, चाहे स्टेट के आए और चाहे सेंटर का आए, तो कम से कम है वो 3 से 4 बार है वो वहाँ पे क्या होगी, पॉलिटिकल प्रोफिगेसी होने की संभावना बनी रहती है। हर स्टेट के अंदर इस तरह की समस्याएं आएगी। फिर क्या होगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार को संबोधित करना। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाता है तो राजनीतिक जो करप्शन है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग है वो बार बार इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जो पॉलिटिशियन है उनको बार बार इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा, उनको बार बार इलेक्शन में प्रचार नहीं करना पड़ेगा, उनको बार बार है वो किससे, हेलीपैड से नहीं आना पड़ेगा, उनको बार बार है वो क्या नहीं करनी पड़ेगी, न्याय यात्राएं नहीं करनी पड़ेगी, उनको बार बार है वो बूथ लेवल पे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। अब जब इस तरह की एक्सरसाइज पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती है तो उनका पैसा है वो क्या रहेगा, बचा रहेगा। और वो उस पैसे पैसे है वो बचे रहे हैं, इसलिए उनको धन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। और वो राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार, वो किसी भी टेंडर के अंदर भ्रष्टाचार करने की कम कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे, ये इससे फायदा होगा। फिर लागत बचत और चुनावी अवसंरचना, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में जो खर्चा लगता है, या जो चुनाव के अंदर अपन ने पढ़ा कि अवसंरचना, चुनावी जो अवसंरचना है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि हर बार अगर 3-4 बार साल के अंदर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो चुनावी अवसंरचना है वो क्या हो जाएगी, वो जरूरत नहीं रहेगी। सब लोग हैं वो चुनाव आयोग के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है सिर्फ 5 साल में एक बार हो रहा है। लागत बचत की अगर अपन बात करें तो जो 2019 का कौन सा चुनाव हुआ, ये आपको फैक्ट्स कुछ याद करने हैं। जो 2019 का इलेक्शन हुआ, कौन सा लोकसभा और कुछ 4-5 राज्य है उनके साथ में इलेक्शन हुआ, वहां पे 65 लाख करोड़ का खर्चा हुआ। कितना हुआ, 65 लाख करोड़ का खर्चा हुआ। और अभी जो 2024 के अंदर जो अनुमान है, सॉरी ये 65,000 करोड़ है, इसको आप है वो मॉडिफाई करें, 65,000 करोड़ का खर्चा है वो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अभी जो प्रपोज खर्चा है 2024 का वो है 1 लाख करोड़। कितना है, 1 लाख करोड़ है वो सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन है। अगर अपन ये अंदाज लगाएं कि 5 साल में सबके अगर अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन का जो खर्चा है वो कहाँ तक जा रहा है, इस 65,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ के लिए इतनी स्कीम्स बनाई जा सकती है, जिससे क्या होगा, जिससे भारतीय लोगों के वेलफेयर की स्कीम्स लागू कर सकते हैं अपन। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोजेक्ट है
उसको लागू कर सकते हैं। अपन चंद्रयान और मंगल मिशन जैसे मिशन है उनको लॉन्च कर सकते हैं। आप इमेजिन नहीं करोगे कि कितने चंद्रयान है वो अपन लॉन्च कर सकते हैं। चंद्रयान की जो कॉस्ट है वो 900 करोड़ है। 900 करोड़। इधर देखो आप कि 1 लाख करोड़ के अंदर है अपन इलेक्शन कंडक्ट करवा पाएंगे, वो भी लोकसभा और कुछ राज्यों के। इसके साथ साथ में अगर पूरा अपन भारत के अंदर देखें, पंचायती राज के इलेक्शन या फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन, फिर अपने लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, फिर अपने किसके इलेक्शन, अपने एमएलए के, एमएलसी के इलेक्शन, फिर अपने मेयर के इलेक्शन, फिर अपने पंचायती राज के इलेक्शन, फिर अपने सरपंच के इलेक्शन। इस तरह से भारत है वो इलेक्शन 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 की प्रक्रिया से गुजर रहा है। और उस इलेक्शन की प्रक्रिया को अगर तर्कसंगत बनाया जाए तो इस तरह की स्कीमें, मेक इन इंडिया, चंद्रयान, इस तरह के जो मिशन हैं वो क्यों न लागू किए जा सकें। इसके लिए भी क्या हो रहा है, इसके लिए भी एक डिस्कशन हो रहा है। जब ये लागू हो जाएगा तो लागत कम हो जाएगी और जो चुनावी अवसंरचना है वो भी कम है वो बनेगी। फिर नागरिकों को सुविधा क्या है, नागरिकों को सुविधा होगी। इसका मतलब क्या है कि जब जब इलेक्शन होता है, जब जब आचार संहिता लगती है तो नागरिक है वो सुविधाओं से परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी तरह की समस्या हो जाती है तो वहाँ पे है वो इमरजेंसी सर्विस, अगर इलेक्शन टाइम में आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो बाहर गए होंगे या इलेक्शन कैंपेनिंग में गए होंगे या वहाँ पे हॉस्पिटल के आगे, क्योंकि जितनी भी रैलियाँ होती है वो सिटीज़ के अंदर होती है और जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक को एड्रेस किया जा सके, इसलिए वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो क्या हो जाएगी, विरुद्ध हो जाएगी। जो प्रोटोकॉल ड्यूटियाँ हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जगह जगह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स है वो घूमते रहेंगे। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हर लोग है वो, मंत्री जी है वो 20-20 गाड़ियों के साथ निकलेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक्स है वो जाम हो जाएंगे। अगर बड़ी सिटीज़ के अंदर वो जाते हैं, रोड शो वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ में मान लो उनके लिए रेवेन्यू का कोई मैटर है, उनके लिए केसीसी भरवानी है या उनके लिए किसी तरह से जो अपना ऋण का म्यूटेशन होता है वो भरवाना है, तो वहाँ पे रेवेन्यू कर्मचारी है वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो ईवीएम की मॉनिटरिंग और उनकी जो प्री पोल इलेक्शन होते हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाता है। और अगर इस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो क्या है, अवेलेबल नहीं होगा, पटवारी जी अवेलेबल नहीं होंगे, आरआई साहब अवेलेबल नहीं होंगे, तो वहाँ पे कौन है म्यूटेशन भरेगा, कौन है वो जनता के काम करेगा। इसलिए नागरिकों को ही क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक ये साइकिल होता है जब जब इलेक्शन आता है। इसके साथ साथ में अगर और देखा जाए तो मान लो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर या ट्रांसफ़र की बात होती है, वहाँ पे भी नागरिकों को क्या होती है, असुविधा होती है, क्योंकि वहाँ पे मशीनरी, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए नागरिक है वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान, वो इलेक्शन साइकिल के अंदर पूरी तरह से फंस चुके होते हैं। नागरिकों को क्या चाहिए, नागरिकों को चाहिए मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट चाहिए। फिर कानून प्रवर्तन संसाधनों का इष्टतम उपयोग, बहुत ही अच्छा। कानून प्रवर्तन है उनको अगर करना है तो जो संसाधन है उसका बहुत ही ऑप्टिमम उपयोग होगा। क्या होगा, इष्टतम का मतलब होता है ऑप्टिमम। क्या होता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि आपने जो स्कीम लागू की वो उसी समय के अंदर उसी टारगेट रेट से लागू हो जाएगी, क्योंकि जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का साइकिल नहीं होगा। फिर हॉर्स ट्रेडिंग पर अंकुश लग जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग को अपन ऐसे समझते हैं कि जब मेले के अंदर क्या होता है कि घोड़ा बिकता है, क्या बिकता है, घोड़ा बिकता है। तो जब वो घोड़ा बिकता है तो उसकी जो कीमत होती है वो बहुत ही तेज चढ़ती है। तेज क्यों चढ़ती है कि जब घोड़ा होता है उसकी जो क्वालिटी अच्छी हो तो उसके बोली लगाने वाले लोग तेजी से उसकी बोली लगाते हैं और वो तुरंत बिक जाता है। उसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारे
प्रत्याशी, बहुत सारे एमएलए एमपीज वो क्या करते हैं, वो दूसरी पार्टी में जाने के लिए किसी से, एक पार्टी से पैसे ले लेते हैं और पैसे लेकर के क्या करते हैं, उसका वोट है वो या तो खारिज करवा देते हैं या वोटिंग है वो चेंज कर देते हैं। वो चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी मैं एमपी हूँ तो आने वाले समय के अंदर मैं मान लो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता हूँ तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं है वो एमएलए बन जाऊंगा। तो वो हॉर्स ट्रेडिंग को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो उसका शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी सोचती है कि कुछ समय के लिए है अपन इसको खरीद लेते हैं और अपना जो स्वार्थ होता है उसको पूरा करके उसको है वापस क्विट कर देते हैं। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसकी संभावना कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का जो साइकिल है वो कम हो जाएगा। 5 साल में आपको क्या करना है, 5 साल में एक बार ही इलेक्ट होना है। तो वो एमएलए वो एमपी कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि उसकी सदस्यता है वो रद्द हो जाए, या ऐसा कृत्य वो नहीं करेगा जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी का जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो उस पर नहीं लग जाए। इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग की जो संभावना है वो कम बन जाती है। फिर राज्य सरकारों के लिए वित्तीय स्थिरता, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट इसलिए लिए गए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, हॉर्स ट्रेडिंग। फिर है राज्य सरकारों के लिए वित्तीय स्थिरता। ये जो पॉइंट लिए गए हैं, ये पॉइंट लिए गए हैं जो इसका वन नेशन वन इलेक्शन के प्रभाव से जहां पे कोर अटैक होता है, जहां पे इसका जो मेन इम्पैक्ट है उसको अपन एड्रेस करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है उसको अपन एड्रेस करेंगे। राज्य सरकारों के लिए वित्तीय स्थिरता, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि राजस्थान के अंदर इलेक्शन है, अभी चल रहे हैं, इलेक्शन हो गए तो क्या करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अब उनका जो नेक्स्ट फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है जहाँ पे इलेक्शन होने बाकी है। और जब उस स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो ज़्यादा मैक्सिमम जो पॉलिटिकल प्रोफिगेसी की मैंने बात की, जो राजनीतिक अपव्ययता की बात की, वो कहाँ पे होंगे, वहाँ पे होंगे जहाँ पे इलेक्शन है। और राजस्थान के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, चाहे राजस्थान है वो ज़्यादा गरीबी हो या राजस्थान के अंदर ज़्यादा आवश्यकता हो, चाहे राजस्थान के अंदर आपातकाल जैसी भी सुविधा अगर हो जाए तो भी कम प्रेफरेंस दी जाएगी, बजाय कि जहाँ पे इलेक्शन होने हैं। तो अपन ने देखा होगा कि बहुत टाइम है सरकारें क्या करती है, इसके लिए पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज, 15 लाख करोड़ का पैकेज, इस तरह के पैकेज है वो जारी करती है और लोग लुभावने वादे हैं वो भी जारी किए जाते हैं। और जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री बीज बोलते हैं, जो मुफ्त के अंदर है वो राज्यों को मिलता है, या कभी कभी जनता को भी मुफ्त में है वो क्या बांट दिए जाते हैं, मोबाइल बांट दिए जाते हैं। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल जरूरी है कि आपको कंसेप्ट को कैसे याद करना है। मोबाइल की जगह अगर है आप उसका रैशनली यूज करते, फॉर एग्जाम्पल आप है 10th तक की स्टूडेंट की फीस है, जिसको मोबाइल दिया गया है उसकी 10th तक की फीस है वो आप किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर जहाँ पे स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, या जैसे विवेकानंद और महात्मा गांधी स्कूल है उसके अंदर उसकी जो एडमिशन है वो करवा देते उसके बच्चे की, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता, क्योंकि उसके अंदर जो अपने जो गेन है वो क्वालिटेटिव गेन होता। यहाँ पे है वो एक तरह से क्वांटिटेटिव गेन जरूरी है। शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पे दिख रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म गेन नहीं हो सकता। एक तरह से एक अवेयर सिटीजन बनाने के लिए मोबाइल की जगह है वो एजुकेशन जरूरी है। और वो प्रेफर आप कब करते, जब आप किसी तरह से इस शॉर्ट टर्म गेन, जो इलेक्शन है आपको तुरंत जीतना है, नेक्स्ट आने वाले 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन जीतना है, तो उस शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म स्कीम ही चलाओगे। वो आप कौन सी स्कीम चलाओगे, फ्री बीज वाली चलाओगे। वो स्कीम कौन सी चलाओगे, आप चलाओगे जिससे मैक्सिमम गेन हो 8% या तुरंत उसका जो गेन है वो गेन हो। और वो गेन है वो किस तरह से होगा, वो फ्री बीज मोबाइल से होगा। जबकि आपको
अगर आपको पता है कि इलेक्शन 5 साल के बाद में होगा, तो उस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य की है, जो राज्य या केंद्र है, वो क्या करेंगे, राशनल इससे खर्च करेंगे। और जो जनता के टैक्स का पैसा है, जो जनता के खून और पसीने का पैसा है, उसका क्या करोगे, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, राशनल यूटिलाइजेशन करोगे। उसका कैसे करोगे, रैशनल यूटिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां, कुछ समस्याएं, जिसके कारण आप है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू नहीं कर सकते। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, कुछ इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। किसके अंदर, इसके और क्या क्या है वो बेनिफिट हो सकते हैं। एक और बेनिफिट है, इससे क्या होगी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भी क्या होगा, क्षेत्रवाद भी कम हो जाएगा। इससे और क्या होगा, इससे जो भारत की जो विदेश नीति है वो भी कैसी रहेगी, भारत की विदेश नीति भी स्थिर रहेगी। क्योंकि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो विदेश नीति को भी प्रभावित करते हैं। और अगर बार बार इलेक्शन नहीं हो रहे हों तो जो भारत की विदेश नीति है वो कैसी रहेगी, वो स्थिर रहेगी। फिर और क्या होगा कि स्थिर सरकारें रहेगी। क्या रहेगी, स्थिर सरकारें रहेगी। जहां पे सरकारें हैं वो क्या करेगी, वहां पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगी, दीर्घकालिक योजनाओं का क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। क्रियान्वयन है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ में और क्या किया जाएगा, और ये किया जाएगा कि जनता के लिए मैक्सिमम टाइम है वो कौन दिया जाएगा, मिनिमम गवर्नेंस, इसको अपन लिखते हैं। इससे क्या होगा, सुशासन स्थापित होगा। क्या होगा, सुशासन की स्थापना इससे होगी। फिर इसको मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। इसके अंदर क्या होगा, वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। क्या होगा, वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। ये पॉइंट आप सब है वो किस में लिख सकते हो, जो सकारात्मक इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव, या अपने क्या है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है उसके अंदर आप ये पॉइंट सारे लिख सकते हो। इसके साथ साथ में अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कि कुछ वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियां भी है। उस चुनौतियों को आप है वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले चुनौती है संवैधानिक चिंता और मध्यकाल पतन या मध्य कार्यकाल पतन। अगर बताइए कि मान लो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि सरकार है वो बहुमत में नहीं है और वो गिर जाएगी, तो उस सरकार को बनाने के लिए आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, तो उसके अंदर आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो 83.82 और 172 ये किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। ये है राज्य सरकार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन या सरकार अल्पमत में जब आ जाती है तो उनका जो पीछे बचा हुआ कार्यकाल है वो किस तरह से होगा, लोकसभा या
जो विधानसभा है वो भंग हो जाती है, तो वो किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको भी देखा जाएगा। फिर लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है। 5 साल का कार्यकाल है इन अनुच्छेद के अंदर निर्दिष्ट किया गया है। और जब मान लो कि बीच के अंदर कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा किसी विधानसभा और लोकसभा का, तो वो आगे जो नेक्स्ट टर्म के अंदर जो सरकार चुनी जाएगी वो सरकार क्या अगले 5 साल काम करेगी या वो रिमेनिंग पीरियड के लिए जैसे पंचायती राज में होता है काम करेगी। तो इस आर्टिकल को है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसमें संविधान संशोधन है वो करना पड़ेगा। फिर ये अगर इलेक्शन लागू हो जाता है तो लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां आएगी। लॉजिस्टिक संबंधी का मतलब ये हुआ कि जो अपने सुख सुविधाएं हैं या अपने को क्या करना है, जैसे कि आपको ईवीएम खरीदना है कि एक साथ में आपको इलेक्शन करवाने के लिए बहुत सारी आपको क्या चाहिए, ईवीएम चाहिए, आपको बहुत सारे कर्मचारी वहां पे चाहिए, अन्य साधन है वो आपको उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि आपके सिक्योरिटी पर्सनल हो सकते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे चाहिए एक साथ में, इसके साथ में टीचर्स चाहिए, इसके साथ साथ में आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, इसके साथ साथ में आपको कौन से लोग चाहिए, इसके साथ साथ में आपको वो लोग चाहिए जो पुलिस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने हैं, वो लोग इतनी भारी संख्या में, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये जो जाब्ता है ये बहुत ही हेवी मात्रा में चाहिए। और इसके साथ साथ में जो अन्य संसाधन हैं जैसे उनके रुकने का, उनके अकोमोडेशन का, उनके आवास का, उनके भोजन का, उनके फूड का, उनके वाटर का, उनके पानी का, या उनके जो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स है जैसे टॉयलेट्स है, जैसे यूरिनेशन है, उनके लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं चाहिए। इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, पूरे देश के अंदर एक साथ उपलब्ध कराना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है वो होने वाली है। फिर संघवाद संबंधी चिंताएं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी संघवाद से संबंधित चिंताएं हैं वो यहाँ पे उभर सकती है, वो यहाँ पे परिलक्षित हो सकती है। संघवाद से समस्या क्यों होगी, क्योंकि सबसे पहला होगा कि जब जब इलेक्शन होंगे वो क्या होंगे, एक साथ होंगे। जब इलेक्शन एक साथ होंगे तो जो राष्ट्रीय हित के महत्व है वो किसको और सुपरसीड कर देंगे, राष्ट्रीय हित है वो क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे किसके ऊपर, जो स्थानीय हित होते हैं। कौन से हित होते हैं, स्थानीय हित होते हैं, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, जिससे कि जो संघात्मक व्यवस्था है, जो जहाँ पे राज्यों को ज़्यादा पावर दी जाए, जहाँ पे राज्य के कंसर्न को ज़्यादा समझा जाए, वो कंसर्न कभी रहेंगे ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जब बोला जाएगा कि राज्य और सेंटर के साथ में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे एक तरह की लहर जो चल रही है, एक तरह का ध्रुवीकरण, जो पोलराइजेशन चल रहा है, उसके अनुसार ही वोटिंग बिहेवियर है, वोटिंग पैटर्न है वो रहेगा। ये एक बहुत बड़ी चिंता है वो हो रही है। किसको हो रही है, वो हो रही है जो संघवाद के समर्थक है। फिर राज्य सरकारों की स्वायत्ता और स्वतंत्रता पर क्या हो जाएगा, हमला हो जाएगा, क्योंकि उनका जो इलेक्शन है वो किससे प्रभावित होगा, वो लोकसभा से प्रभावित होगा। उनके द्वारा किए गए कामों की गिनती है, उनके द्वारा किए गए महत्वाकांक्षी कामों की गिनती है, वो लोकसभा के जब इलेक्शन आएंगे उनके जो इश्यूज होंगे उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। इसके साथ साथ में क्या होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच में हितों का टकराव भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के एक साथ में इलेक्शन हो रहे हैं। अगर वहां पे विपक्ष की पार्टी आ जाएगी तो वो दोनों पार्टियां 5 साल तक विपक्ष में रहेगी, और ये एक तरह से क्या करेगा, टकराव है वो बढ़ा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 371 के जो राज्यों के विशेष उपबंध है वो भी प्रभावित होंगे। वो प्रभावित क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो फंडिंग है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक साथ काम करना शुरू हो जाएगा। फिर आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको बोलते हैं जन प्रतिनिधि कानून, वो 1951 का बना हुआ है। उसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे भी कार्यकाल, वहाँ पे भी राज्य सरकारों के कुछ नियम, इलेक्शन में खड़े होने के कुछ नियम, वो भी वहाँ पे क्या है,
वहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर चुनाव की पुनरावृत्ति और लोकतांत्रिक लाभ होता है कि जब जब इलेक्शन साइकिल चलता रहता है तो नेता है वो क्या है कि वो जनता के बीच में आते रहते हैं और जो जवाबदारी है नेताओं की वो बनी रहती है और मतदाताओं अपनी आवाज़ अधिक बार व्यक्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, 5 साल में एक बार है वो मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्शन एक साथ नहीं होता है तो जनता के सामने लगभग 3 से 4 बार है वो नेता आते रहते हैं कि हमें पंचायती राज में वोट दो, हमें म्यूनसिपलिटी में वोट दो, हमें एमएलए और एमपी के है वो वोट दो, जिससे कि नेता और मतदाता दोनों के बीच में कांटेक्ट है वो क्या होगा, वो कांटेक्ट कम हो जाएगा। जो उनकी जिम्मेदारी है वो कम हो जाएगी, किसकी, नेताओं की। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के बीच मुद्दों के मिश्रण को रोकती है जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इसमें क्या है कि राज्य और जो केंद्र है उनके मुद्दे मिश्रण हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। वहाँ पे ईआरसीपी जैसे मुद्दे नहीं रहेंगे, वहाँ पे महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दे नहीं रहेंगे, वहाँ पे किसी स्टेट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम से संबंधित मुद्दे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मुद्दे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे राष्ट्र के साथ में। और हो सकता है उसका जो वेटेज है वो भी क्या हो जाए, वो कम हो जाए, क्योंकि राज्य के जो मुद्दे होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं, केंद्र के जो मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। इस कारण जो गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और वुमेन से संबंधित या चाइल्ड से संबंधित या किसी प्रोजेक्ट से संबंधित इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो दब जाएंगे। इससे क्या होगी, जो राज्य सरकार की जवाबदेही है वो बहुत ही कम हो जाएगी। या किसी राज्य सरकार ने अच्छा काम भी किया हो तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी उस इश्यू के कारण नीचे दब जाएगा, वो भी उस इश्यू के कारण नहीं दिखेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा कर लेगी। फिर पक्षपातपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना हो जाएगी। आईडीएफसी इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार एक साथ चुनाव से इस बात की 77% संभावना बनती है कि विजयी राजनीतिक दल या गठबंधन लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में ही जीत प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है, आईडीएफसी, ये आपको एक रिपोर्ट याद रखनी है कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि 77% चांस ये होता है कि जहाँ पे राज्य सरकार और लोकसभा के इलेक्शन साथ में होते हैं वहाँ पे वही पार्टी जीत के आती है जो लोकसभा के अंदर जीतती है। वह क्योंकि वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे वो पूरी तरह से इम्पैक्ट को है वो दर्शाते हैं, कौन से, राष्ट्रीय हित के इश्यू। इसके साथ साथ में लागत निहितार्थ और आर्थिक विचार, इसके साथ साथ में एक साथ जब इलेक्शन होगा तो वहाँ पे रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन करना, वहाँ पे संसाधनों को है वो मोनेटाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक साथ में इतना खर्चा करना, क्या एक सरकार एक साथ में या भारत की जो संचित निधि है वो एक साथ में इसको बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको भी देखना पड़ेगा। और फिर अपन एक और इसका पॉइंट देख सकते हैं EFG में, जहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी या उनका प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा। और जो बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था से किस तरफ जा सकते हैं, द्विदलीय व्यवस्था की तरफ वो सिस्टम जा सकता है, वो राजनीतिक सिस्टम है वो जा सकता है बहुदलीय व्यवस्था से एक द्विदलीय या एक दलीय। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि एटलीस्ट इंडिया के अंदर है वो दो दल है वो काम करते रहेंगे, क्योंकि विपक्ष है वो हमेशा जरूरी रहता है। अब कुछ कानूनी चिंताएं जिसको अपन देखते हैं कि कानून के अंदर कौन कौन से कानून के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, चिंताएं, कंसर्न, और वहां पे चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है संविधान का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि जब संविधान संशोधन करेंगे तो ये कानूनी चिंताएं थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि अभी है वो कानून, संविधान है उसका उल्लंघन करेगा, क्योंकि एक तो कार्यकाल की बात आती है कि 5 साल का कार्यकाल कैसे रहेगा, क्योंकि उस सरकार का कार्यकाल है वो, अगर मान लो एक सरकार 2 साल चलती है तो पिछले 3 साल के लिए नई सरकार होती है तो उसका कार्यकाल कम हो जाएगा। दूसरा कि जो संघवाद का इश्यू है, वो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी
कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एकात्मक सरकारें दिखेगी, एकात्मक विचारधारा दिखेंगे, क्योंकि एक तो जो नेशनल पार्टी होगी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, राष्ट्रीय हित है उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और इसके साथ साथ में जो सेंटर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होगी उनका भी जो विचारधारा है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एट ए टाइम। तो क्या होगा कि जो संविधान का उल्लंघन है वो भी हो सकता है। फिर परामर्श प्रक्रिया में भाषा पूर्वाग्रह, इसका मतलब ये हुआ कि जब जब परामर्श की जाएगी, किससे परामर्श की जाएगी? जनता से, तो जनता की भाषा को हो सकता है समझ नहीं पाए, जनता इसको समझ नहीं पाए कि किस तरह से है वो ये इम्पैक्ट करेगी, तो ये भी एक इशू रहेगा। फिर निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का इशू भी रहेगा कि आपको इस तरह से एक साथ में इलेक्शन आप कंडक्ट करवा रहे हो, तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को और बढ़ाना होगा, उनको एक समिति के द्वारा इस्टेब्लिश करना या एक समिति की सिफारिश के द्वारा है उनकी नियुक्ति करना भी एक जिम्मेदारी है, किसकी रहेगी? ये जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। और इसमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि उनकी क्या निर्धारित की जाएगी, उनकी योग्यताएं निर्धारित की जाए, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्यदक्षता, उनका जो अपराइटनेस, उनकी इंटेग्रिटी को चेक किया जाए कि कहीं न कहीं ऐसे इलेक्शन कमीशन नहीं बन जाए जो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पार्टी को है वो सपोर्ट करे। क्योंकि 5 साल के अंदर एक मौका मिलता है, एक बार अगर मौका मिलता है तो हो सकता है कि सरकारें कुछ ऐसा कदम उठा ले या कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कदम उठा लें जहाँ पे वो इलेक्शन रिगिंग या इलेक्शनरिंग की संभावना बन जाए। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए चुनाव आयोग को बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कानूनी चिंताएं आपके सामने जरूर रहेगी। फिर भविष्य की राहें, इसका मतलब ये है कि आप भविष्य में किस तरह से इस इश्यू को है वो सॉल्व करोगे। आम सहमति का निर्माण, आम सहमति का निर्माण, यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां भी आ जाएगी, यहाँ पे जनता आ जाएगी, यहाँ पे राज्य सरकारें आ जाएगी, यहाँ पे कानूनविद आ जाएंगे, या जो अपने कानूनविद या जिसको न्यायविद बोल सकते हैं, न्यायविद आ जाएंगे। और फिर अपना आ जाएगा सिविल समाज। कौन आ जाएगा? सिविल समाज। इन सब लोगों से मिलकर के आपको क्या बनानी है? आम सहमति बनानी है कि जो अभी अपनी प्रक्रिया है, जहाँ पे अपन हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम है अपने देश के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहती है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, पॉलिटिकल प्रोप्लिकेसी, जो फ्री बीज का कंसेप्ट है वो उसका कल्चर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी? वहाँ पे आपको ये जनता को, ये राजनीतिक पार्टियों को, ये राज्य सरकारों को, ये कानूनविद, न्यायविद और सिविल समाज को क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा, वहाँ पे सहमति बनानी पड़ेगी। और ये जो कंसेंसस बिल्डिंग है इसको बोलते हैं, आम सहमति को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंसेंसस। कंसेंसस बिल्डिंग। इस कंसेंसस बिल्डिंग की आवश्यकता सबसे पहली रहेगी, क्योंकि जब तक कोई सहमति से काम नहीं हो, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये इतना बड़ा और बर्निंग इश्यू है जिसका समाधान है वो पूरे देश को मिलकर के करना है। क्योंकि इसके जो बेनिफिट होने वाले हैं ये हर एक नागरिक को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक सिविल समाज को होने वाला है। और इसके लिए कुछ कंसर्न को एड्रेस करते हुए है इसको लागू किया जा सकता है। फिर यहाँ पे संवैधानिक संशोधन है वो किए जाएंगे। संवैधानिक संशोधन किस किस में? एटलीस्ट 82 और 172 में तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब संविधान संशोधन करोगे तो इनके कार्यकाल को चेंज कर सकते हो। और इसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हो? कुछ जो आरपीए है अपना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा?
चेंज करना पड़ेगा। विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ संरेखित करना, ये भी एक इशू रहेगा। फिर अवसंरचना में निवेश करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा ईवीएम डेवलप करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा वीवीपैट खरीदने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी पर्सनल है वो बढ़ाने पड़ेंगे। एटलीस्ट आपको अपने कहाँ पे अपने इलेक्शन के अंदर है वो अपने को टॉयलेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रहने की सुविधा, वहाँ पे खाने की सुविधा, इस तरह की सुविधाएं हैं वो करनी पड़ेगी। आपको अवसंरचनात्मक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, वहाँ पे निवेश करना पड़ेगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू भी आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। फिर आकस्मिकताओं के लिए विधिक ढांचा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी तरह की समस्याएं आ जाती है, जैसे कि आकस्मिक किसी राज्य सरकार है उसका विघटन हो जाता है, तो आपको विधिक ढांचा डेवलप करना पड़ेगा। वहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट आरपीए है, उसके अंदर है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। फिर जागरूकता और मतदान शिक्षा है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जनता ये डिसाइड करे कि इलेक्शन चाहे किसी के साथ में हो, कब हो, उसको डिसाइड करना है कि हमारे राज्य में सरकारें कौन सी होनी चाहिए और अपने सेंटर के अंदर कौन सी सरकारें होनी चाहिए। अभी रिसेंटली जब 2019 के इलेक्शन हुए तो वहाँ पे लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा के इलेक्शन साथ में हुए। उन्होंने क्या किया, उड़ीसा की जनता ने वहाँ पे लोकसभा के अंदर है वो बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी सीटें हैं वो बीजेपी को दी गई। लेकिन राज्य के अंदर है वो नवीन पटनायक साहब को, जो बीजेडी के अध्यक्ष है, बीजेडी को है वो उन्होंने वोट दिया। तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो जनता है उसके अंदर मतदान शिक्षा है। वो चाहते हैं कि सेंटर के अंदर है वो मोदी सरकार रहे, लेकिन हमारे यहाँ पे बीजू सरकार रहे। बीजू पटनायक के जो बेटे हैं नवीन पटनायक, अभी जो सीएम है, वो पटनायक साहब है वो सीएम किसके रहे, उड़ीसा के रहे। तो इस तरह की जो जागरूकता जनता के अंदर आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस स्टेट के इलेक्शन किस राज्य के साथ में हो रहे हों या किस लोकसभा के साथ में किस स्टेट के इलेक्शन हो रहे हों। और ये एक बहुत ही बड़ा क्या है, ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है जिसको चुनाव आयोग है वो पहले से शुरू कर चुका है। जैसे सी विजिल या अपना स्वीप कार्यक्रम है वो उस तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जब इलेक्शन आता है तब अपन क्या करते हैं, जागरूकता करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन नहीं होता है तब भी क्या करना चाहिए, इस तरह के कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाने चाहिए जहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद में है वो डिप्लोमा किया जा सके इलेक्शन के अंदर 2 महीने या 3 महीने जा करके, और वो लोग वापस आकर के किसको समझाएं, जनता को समझाएं। कुछ इलेक्शन एम्बेसडर बनाए जा सकते हैं जो हर समय सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, हर तरह की जो सरकार की पॉलिसीज होती है उन पॉलिसीज के ऊपर है वो डिस्कस करें, उसको रैशनलाइज करें, समझाएं जनता को कि किस तरह से कौन सी पॉलिसी है वो अपने को ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, ज़्यादा पॉजिटिव उसका रिजल्ट होगा, ज़्यादा वो है इम्पैक्ट करेगी। वो ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करेगी, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी जनता की जो डिमांड है, जनता की जो विकास से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करेगी। फिर नेक्स्ट अब अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि उसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। अब लास्ट में अपने को क्या करना है, क्या इस सब्जेक्ट को अपने को फेवर करना है, बिल्कुल आपको फेवर करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अपन ने सबसे पहले पढ़े थे फायदे, वो फायदे ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम है, चुनौतियाँ जरूर है। लेकिन जब जनता अवेयर हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इलेक्शन किसके साथ में हो रहे हैं, कौन से लोकसभा के साथ में हो रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब इस तरह से एक ही पॉलिसी इलेक्शन टाइम होगा तो सरकारें हैं वो इलेक्शन मोड में नहीं रह करके वो किस मोड में रहेगी, वो डेवलपमेंट मोड में रहेगी, वो विकास के मोड में रहेगी। इस बात को ध्यान में रखना। और एक तरफ इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है उसकी जगह किसकी और डेमोक्रेसी चल जाएगी, वो चली जाएगी रियल डेमोक्रेसी के ऊपर, जहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ संविधान तंत्र की बात करते हैं। वहाँ से अपन किसके तरफ चले जाएंगे, अपन चले जाएंगे संविधानवाद की तरफ, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करती है। ये तीनों शब्द है वो अभी मैं आगे वाली स्लाइड में लिखूंगा कि किस तरह से है वो सरकार है वो
चेंज होगी। यहाँ पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से रियल डेमोक्रेसी की तरफ चली जाएगी, जहां पे सिर्फ विकास की बात होगी, बार बार है वो इलेक्शन साइकिल से नहीं गुजरना पड़ेगा। फिर यहां से इलेक्टोरल मोड, या अपन बोल सकते हैं इसको कैंपेनिंग मोड। क्या बोल सकते हैं? कैंपेनिंग मोड से ये कहां चली जाएगी? डेवलपमेंटल मोड से पे चली जाएगी। कहां पे चली जाएगी? डेवलपमेंटल मोड, या इसको बोलते हैं विकास, और इसको बोल सकते हैं प्रचार। प्रचार से विकास की तरफ, और यहाँ पे इलेक्टोरल मतलब चुनाव से रियल है वो वास्तविक। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लिज्म से कहां से चली जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनलिज्म की तरफ। कहां से चली जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनलिज्म की तरफ चली जाएगी। ये बात आपको क्या करनी है? इसको आपको नोट करना है। जब आप अपना ऐसे लिखो, चाहे आप क्या लिखो, चाहे आप किसी तरह से है वो आर्ग्यूमेंट दो, या अपने को पॉलिटी के अंदर इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं वो लिखनी है। क्योंकि ये क्या करते हैं, इस तरह के जो शब्द है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपके आंसर को वैल्यू लोडेड बना देते हैं, तार्किक बना देते हैं। फिर उच्च स्तरीय समिति की स्थापना यह संकेत देती है कि भारत में एक साथ चुनाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कई संवैधानिक चुनौतियां भी हैं, और उस संवैधानिक चुनौतियों को निपटाने के लिए या उसका निवारण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेगी। और ये जब चीज़ें अपन अपना लेंगे तो अपने यहाँ पे कैसी डेमोक्रेसी होगी? वहाँ पे अपने इस तरह के सिस्टम डेवलप हो जाएंगे, जहाँ पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के स्थान पे रियल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे कैंपेनिंग मोड वाली सरकार से सरकार कैसी हो जाएगी? सरकार हो जाएगी डेवलपमेंटल मोड वाली। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरलिज्म है, वहाँ की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनलिज्म है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। इसी के साथ में ही अपना यहाँ पे यह चैप्टर होता है पूरा। और आपसे उम्मीद यह की जा रही है कि आपको सारा का सारा जो चैप्टर है अभी रिवाइज करना है, जो पिछला वीडियो है उसको भी देखना है, और इसको पूरा कनेक्ट करना है कि किस तरह से इलेक्शन वाला जो टॉपिक है वहाँ से अपने को कोई चीज़ें छूट नहीं जाए, किसी तरह से उसमें से कोई चीज़ निकल नहीं जाए। यहाँ पे अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है कि कौन से इलेक्शन रिफॉर्म पहले हो चुके हैं, कौन से होने बाकी है, और उसमें सबसे बड़ा है जो वन नेशन वन इलेक्शन को भी अपने डिस्कस कर लिया है। और उसको इस तरह से डिस्कस किया है कि अपने को कम से कम एक ऐसे 250 शब्द का अपन हिंदी में और 200 शब्द का अपने इंग्लिश के अंदर भी लिख सकें। और जब पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी 10 नंबर का 100 शब्दों के अंदर अपन लिख सकें। अगर 5 नंबर का आ जाए, उसके सकारात्मक नकारात्मक इम्पैक्ट के ऊपर आ जाए तो भी अपन लिख सकें। और सिर्फ वो 2 नंबर के आ जाए तो वहाँ पे भी अपन है वो कमेटी का हवाला देते हुए उसका आंसर सही ढंग से लिख पाएँ या लिख सकें। ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर पीछे देख लें, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और आपको ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपके क्वेश्चन की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। धन्यवाद। इसी के साथ में यहाँ पे शुभ रात्रि, और उम्मीद करते हैं कि आप वो पूरी रात पढ़ेंगे, या जब भी पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि आपका एग्ज़ाम है वो कल हो। और इसी उम्मीद के साथ में शुभ रात्रि। धन्यवाद।